हेलो। हेलो। हाँ बोलो। ठीक है। तो पहला टॉपिक खत्म हो गया। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। से मैंने बताया था ना कि एक इंसिडेंट वही होता है लेकिन उसको देखने का तरीका अलग अलग होता है। उसी तरह क्या हो रहा है कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री हमें कुछ नहीं बताता है, खाली हिस्ट्री एक इवेंट है। ठीक। अब उस इवेंट को तुम कैसे देख रहे हो डिपेंड करता है तुम्हारा किस आइडियोलॉजी से तुम बिलोंग करते हो। ठीक ना। इंसिडेंट वही होता है, बस देखने का अलग अलग नजरिया होता है। तो वही हम लोग देखेंगे क्या कि नजरिया जो होता है कितना टाइप का होता है और हर नजरिया का क्या फीचर्स होता है। हिस्टोग्राफी स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक। हिस्ट्री में यही काम करते हैं हम लोग, क्या इवेंट जो होता है उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिस प्रोवाइड्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ सीइंग हिस्ट्री एज जस्ट अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री हमारा सिर्फ इवेंट नहीं होता है, बस उसको हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली अपना जो थ्योरीज होता है, हिस्टोरिकल थ्योरी होता है, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग। ठीक। जैसे एग्जांपल 1847 का वॉर हुआ हमारा। ठीक है। लेकिन 87 का वॉर जो था वो हमारा सिर्फ इंसिडेंट नहीं था वो। ठीक है। अब उसको हम लोग क्या देखेंगे कि मेनली उसका इंटरप्रिटेशन हम निकालेंगे क्या कि 1857 का जो वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था भैया, रीजन उसका। जैसे मान लिया जाए नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि 1857 का वॉर हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1857 का वॉर में क्या क्या हुआ था, लेकिन सिर्फ हिस्टोरी का जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ वो पर्टिकुलर इवेंट्स नहीं देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि भैया हुआ था, वो चीज हुआ था तो उसका रीजन क्या था। रीजन था तो उसके हाँ उसके अंदर एक्शन क्या क्या हुआ हमारा। ठीक। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ हमारा। ठीक है। तो ये होता है। तो हम लिंक करके पूरा एक दूसरे चीज को समझते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री सिर्फ एक मैंने हाँ है ना लास्ट क्लास में, हिस्ट्री क्या होता है, कुछ भी हिस्ट्री का जो इवेंट्स होता है आइसोलेशन में नहीं होता है, अचानक से हो गया। ठीक है। वो एक चेन होता है तुम्हारा पूरा, तो चेन को समझोगे तो आराम से हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कैन बी रीड ब्रॉडली इनटू 4 अप्रोचेस। 4 अप्रोचेस में हम लोग ने डिवाइड किया है और इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने। ठीक है। एक होता है कॉलोनियल। वहां पे तो हाँ, तो क्या होता है एक अप्रोच, क्या होता है कॉलोनियल अप्रोच। मतलब क्या, जो इम्पेरियलिस्ट था, जो ब्रिटिश था ना, कॉलोनिस्ट था, उनका अप्रोच भैया वो कैसे देखते हैं हमारे हिस्ट्री को। दूसरा नेशनलिस्ट अप्रोच, लाइक हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग इन्वॉल्व थे वो कैसे देखते हैं उस हिस्ट्रिकल इवेंट को। देखो इवेंट एक ही है हमारा, इवेंट एक ही है। ठीक। कोर्स ऑफ एक्शन जो हुआ उस समय इवेंट हुआ सब एक ही है, लेकिन ये इसको किसी और नजरिए से देखता है, ये इसको किसी और नजरिए से देखता है। फिर एक आता है मार्क्सिस्ट, उसका एक अलग ही नजरिया है देखने का इस सब चीज को। फिर एक होता है सब अल्टरन, वो कैसे देखता है, वो कैसे देखता है वो लोग हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक। तो मेनली क्या देखो, हमने क्या बोला, इवेंट वही है लेकिन सबका नजरिया उस इवेंट को लेके अलग अलग है। क्लियर है। और हर नजरिया का अपना एक अलग अलग कैरेक्टर है, एक अलग अलग थ्योरी, एक अलग अलग कैरेक्टर है, एक अलग अलग तुम्हारा आइडियोलॉजी है। इसे क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। देखो ये मेनली तो 4 था ना, लेकिन और भी बहुत सारा होता है। जैसे एग्जाम्पल कॉम्युनलिस्ट अप्रोच होता है देखने का हमारा। ठीक है। कैम्ब्रिज अप्रोच होता है हमारा, लिबरल अप्रोच होता है, नियो लिबरल अप्रोच होता है, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक। विच ये मॉडर्न हिस्ट्री को देखने का हमारा। अब एक एक करके हम लोग सबका फीचर्स देखते हैं। जैसे हमारे कॉलोनियल अप्रोच है और हिस्टोग्राफी है। हमारे कॉलोनियल अप्रोच है, अब नाम से क्या पता चलता है कॉलोनियल मतलब क्या, ब्रिटिश लोग या फिर जो रूलर था इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स, वो कैसे देखते थे ठीक ना इंडियन हिस्ट्री को, और हम लोग ये देखेंगे। अब नेचुरल सा बात है, वो इंडिया का कोई बंदा रूल कर रहा है तो वो क्या दिखाएगा, भैया हम तो तुम्हारे भलाई के लिए रूल कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट अगर कुछ कर रहा है तो क्या बताएगा, भैया हम तो आपके भलाई के लिए ये चीज कर रहे हैं। ठीक है। आप ही का भला के लिए हम लोग कर रहे हैं, अपना तो हम कुछ कर नहीं रहे। तो वही है, रिलेटेड टू जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश का जो रूल था, उसको जस्टिफाई करता था, मतलब अलग अलग टाइप का वो तर्क देके या फिर अलग टाइप का मतलब डेफिनेशन देके या अलग टाइप का एग्जाम्पल्स के थ्रू या थ्योरीज के थ्रू। ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी और डोमिनेशन। उनका मेनली क्या था कि हम भैया, उनका आइडियोलॉजी क्या था, डोमिनेशन का मतलब क्या, वी आर द फिटेस्ट टू रूल। ठीक।
हम लोग कल्चरल सोसाइटी है, तो हमको कैसे भगवान नहीं चुना है इन अनकल्चरल लोगों को सिविलाइज करने के लिए या फिर इन अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज करने के लिए। तो उनका मेनली क्या था, उनका आइडियोलॉजी क्या था, डोमिनेशन का जो आइडियोलॉजी था वही वही कहीं ना कहीं मतलब उनके अप्रोच को ठीक करता है। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजिनियस सोसाइटी एंड कल्चर, सिंपल सा बात है, अगर मैं खुद को महान दिखाना चाहता हूँ तो मुझे दूसरे वाले का जो कल्चर है, सोसाइटी है, उसको छोटा दिखाना पड़ेगा, उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सॉल्ट लेक में रहने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस अच्छा है, रहने का सिचुएशन अच्छा है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रीस पार्क में जो लोग रहते हैं उनका जो एरिया उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको महान दिखा पाऊंगा ना। This is just your first class, Suman. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हाँ, गिरीश पार्क चूज करना था तुमको। मैं सॉल्ट लेक भी चूज किया। वेरी कन्वीनियंट। सॉल्ट लेक में तो तुम रहते हो। अरे समझने से मतलब समझ में तो आया ना, तो मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के लिए उनका आइडियोलॉजी क्या था कि उनको कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करना था, उनका डोमिनेशन हाँ, कुछ भी करके जस्टिफाई करना। तो इसलिए जरूरी क्या था, जो इंडिजिनियस था उनको क्रिटिसाइज करना, इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज करना, तभी तो दिखा पाएंगे भैया तुम अनसिविलाइज हो, तब ये तो ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी सोसाइटी अनसिविलाइज है क्योंकि इसमें XYZ थिंग्स हो रहा है, हमारी सोसाइटी सिविलाइज है। ठीक है, अब खुद को सिविलाइज प्रूव करना है तो मेरे को दूसरे को अनसिविलाइज प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो इंडियन सोसाइटी का जो इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी जो था वो लोग उसको क्रिटिसिज्म करता था, और जो वेस्टर्न कल्चर था और जो वैल्यूज था उसको फ्रेज करता था, उसको तारीफ करता था। ठीक, इंग्लिश कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव एंड द फिटेस्ट रूल, मतलब इंडिया का जो मतलब लोग था या इंडियंस थे, उनके कंपेयर में खुद को सुपीरियर मानता था। ठीक, और बोलता था कि भैया इसलिए हम फिट है रूल करने के लिए क्योंकि हम सुपीरियर है, ये तो मेरे खून में ही है, इस टाइप से। लाइक इंडिया व्यूड एज, तो इंडिया को लोग कैसे देखता था, एक ठहरा हुआ सोसाइटी, स्टेगनेंट सोसाइटी विच रिक्वायर गाइडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, ऐसा एक ऐसा सोसाइटी जिसको कि मतलब डेवलप होने के लिए, इनलाइट होने के लिए ब्रिटिश का चाहिए। हम मतलब गॉड ने हमें भेजा है इंडिया में क्योंकि ये सोसाइटी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, ठीक, अनसिविलाइज है, तो गॉड ने हमें भेजा है इसको सिविलाइज करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए हमारा गाइडेंस जरूरी होता है, तो वी आर द लाइट। इस टाइप से इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट मैंस बर्डन, मतलब ये जो है व्हाइट पीपल जो है, तो ब्रिटिशर्स जो उनका बर्डन है कि जो इंडियंस लोग हैं ना उनका डेवलपमेंट करना या फिर उनको गाइड करना, जिससे वो लोग भी सिविलाइज हो पाए। क्लियर? क्लियर? हाँ, हाँ, तो इसका हाँ, मेन हाँ, हाँ. मेन वही है, कोर क्या है कि ब्रिटिश जो रूल होता है उसको जस्टिफाई करना, ठीक, अपना जो ब्रिटिश वेस्टर्न कल्चर होता है उसको फ्रेज करना, इंडिया का जो कल्चर है इंडिया से उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है, खुद को प्रूव करना कि मतलब वी आर डेवलप्ड और वी आर हियर टू डेवलप यू। ये अप्रोच क्लियर हो गया। अब नेशनलिस्ट अप्रोच देखते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ. अब नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है कि इन्होंने मेनली इंपॉर्टेंट काम किया ना कि सबको ये मतलब एक टाइप से जो यूनिटी होता है कंट्री की वो प्रमोट करने का काम किया। ये बोला कि देखो भले ही हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है बट फिर भी हम एक मतलब हमारे बीच में कुछ तो कॉमन चीज है जो कि हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग एंड यूनिफाई पीपल, जो मैंने बताया अभी। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ऑफ मॉडर्न इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 1947, उसके पहले नहीं था क्योंकि उसके पहले मोरलेस जो हमारा हिस्टोरिकल का जो व्यू था वो कॉलोनिस्ट व्यू ही था हमारा। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद जब हुआ तो मेनली क्या हुआ कि इंडिया के जो राइटर्स थे या फिर हिस्टोरियंस थे वो थोड़ा फ्री हो गए, तो फ्री वे में अपना लिख सकते थे, इसलिए 1947 के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में नेशनलिस्ट अप्रोच हमारा ज्यादा डेवलप हुआ। Before 1947, nationalist historiography mainly dealt with the ancient and medieval period of Indian history. mainly क्या था, जब तक वो ब्रिटिश रूल के अंदर थे ना, वो क्या दिखाते थे भैया, ब्रिटिश का जो रूल है उससे अच्छा तो हमारा एंशिएंट में इंडिया में रूल था। तो मेनली जो उनका फोकस था वो एंशिएंट इंडिया फोकस था। जो हम लोग देखते हैं ना आज के टाइम में कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, वो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ही लाया गया था वो कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिशर जो जैसा बोलते हैं ना कि भैया तुम लोग अंडर डेवलप्ड थे, तुम्हें रूल करना नहीं आता था, तुम लोग अनसिविलाइज थे, तो ऐसा नहीं है। इन द पास्ट हम लोग भी डेवलप थे, हम लोग सिविलाइज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था रूलिंग का, प्रॉपर डेमोक्रेटिक का मतलब रूलिंग था हमारे कंट्री के अंदर, ये दिखाने के। तो उनका मेन फोकस जो था वो एंशिएंट इंडिया फोकस था। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, उनका फोकस क्या हुआ, जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो चीज हुआ उसके ऊपर फोकस आया उनके ऊपर। क्लियर? हाँ, हाँ. डिटेल एंड साइंटिफिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म। तो उन्होंने क्या किया जब ब्रिटिश लोगों ने बोलना स्टार्ट किया ऐसे XYZ थिंग कि तुम लोग तो अंडर डेवलप हो, मॉडर्नाइज नहीं हो, ठीक ना, अनसिविलाइज हो, हम लोग आए तुम्हारा हेल्प करने के लिए। तो फिर इंडिया वाले ने बोला कि भैया क्या बोल रहे हो, हमारा एंशिएंट इंडिया का ये चीज देख लो, यहाँ पे हम लोग आपसे ज्यादा, जब आप लोग के पास ये नहीं था वो नहीं था, तो हमारे यहाँ पे ये डेमोक्रेसी था हमारे यहाँ पे, ठीक ना,
हमारा मतलब सिविलाइज कंट्री था, हमारा इकोनॉमी इतना अच्छा था, हमारा सोसाइटी इतना अच्छा था, हमारा कल्चर इतना अच्छा था, ठीक, वो तो सब लोगों ने आके लूटपाट किया इसलिए हम लोग ऐसे हो गए, लेकिन एंशिएंट इंडिया में बहुत अच्छे थे, आपसे तो अच्छे थे, ठीक, इस टाइप का चीज बोला उन्होंने फिर। क्लियर है? तो मतलब अल्टीमेटली उनका जो क्रिटिसिज्म था उसको उन्होंने उनको नकार दिया टाइप से, या फिर उनके अगेंस्ट में उन्होंने ये सब पॉइंट्स दिया, तो इसलिए उनका मेन फोकस क्या था, एंशिएंट इंडिया था। क्लियर है? क्योंकि मॉडर्न, देखो मॉडर्न इंडिया तो क्या था, ब्रिटिश के अगेंस्ट में अंदर में था ना, तो सिंपल सा बात है, अगर मॉडर्न इंडिया में अगर उस पर्टिकुलर टाइम में अगर ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहा था, तो अगर उनको ये प्रूफ करना है, ठीक, कि भैया रूल मेरा अच्छा, आपसे पहले मेरा रूल अच्छा था, ठीक ना, तो सिंपल सा बात है कि उसको पिछले वाले से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है शादी के बाद जब झगड़ा होता है पति पत्नी में, तो क्या पत्नी क्या बोलती है, पति क्या बोलती पहले अच्छे थे, अभी क्या है, हो नहीं गया? नहीं, तुमसे अच्छा तो मैं उससे शादी कर लेती है, तुमसे अच्छा तो मैं उससे शादी कर लेती, तो क्या होता अरे बाबा, नहीं फिर तो शादी। नहीं। है, अरे छोड़ो ना, एग्जाम्पल समझो, ठीक ना, तो मेरे लिए यही होता है ना, क्यों होता है भैया, क्योंकि वो पास्ट से अपना कंपेयर कर रहा है ना, प्रेजेंट को दिखाने के, भैया तुमसे खुश, तुम्हारे साथ कितना खुश हो उसके कंपेयर में, मैं पहले में ज्यादा खुश थी, ठीक ना, तो ये मत बोलो, तो वही बात है, जो नेशनलिस्ट हमारा हिस्टोरियन था उसने भी यही बोला था, भैया आप जो बोल रहे हो कि हमने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी लाया, हमने इंडिया के वालों को सिविलाइज किया, यहाँ पे डेमोक्रेसी लाया, सिस्टम फॉर्म किया, तो लेकिन आपसे पहले तो हमारे यहाँ ऑलरेडी था, आपके यहाँ से पहले तो हमारे सिस्टम और अच्छा था। समझ में आया ये चीज? हाँ 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 तो ये जो था मेनली कौन कौन था, दादा भाई नौरोजी हो गया, ठीक ना, ये रानाडे हो गया, जोशी, आशी दत्त हो गया, तलंग हो गया, गोखले हो गया, ये सब थे इस नेशनलिस्ट अप्रोच के वाले। अब 2015 देखो क्वेश्चन आया था ये वाला, देखो अब इसका आंसर तुम आराम से दे सकती हो। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया? अटेम्प्ट करो। 1 and 2 तो श्योर है। हम्म, सुब्रमण्यम अय्यर इज योर हिंदू का ये चीफ ठीक एडिटर है, था, मतलब। ठीक है, हाँ। तो दादा भाई तुम, नौरोजी 2 अच्छा देखो बिकॉज एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तुमने क्या बोला, टू होगा, 2 and 1 and 2 is for sure। एक सेकंड, 1 और 2 तुम श्योर हो? हाँ तो सबसे पहले यहाँ काम करना है, 1 और 2 दोनों नहीं, वो काट दो, ये तुमने काट दिया, ये काट दिया, हाँ अब तुम्हारा काम थोड़ा इजी हो गया। सबसे पहले काम यही करना है हाँ सॉल्व करते टाइम, कि जो ऑप्शन को लग रहा है सबसे ज्यादा सही है गलत है उसको हटा देना है उसको। हाँ ओके। अब ये देखो, जो ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो, ये दिखा, हाँ ओ आरसी दत्त, critique of colonial, हाँ हाँ हाँ, फिर तो आरसी दत्त 2, so D 1 2 3 of course। क्लियर है? मतलब नहीं भी तो तुम्हें पता था, जितना तुमने देखा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता था कि भैया 2 ऑप्शन तो तुमने काट दिया इसलिए अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इसी मैटर से थोड़ा 50% को तो जाना है, हाँ हाँ, तो इसी इसी के करना है, क्या करना है, वैसा ऑप्शन मेरे को सबसे पहले चूज करना है जो कि या तो मुझे लगता है 100% सही है या 100% गलत होगा, ठीक है, ओके ओके। जरूरी नहीं कि हमेशा गलत खोजो, अगर जिस पे 100% सही हो उसको पहले चूज कर सकते हो, जो गलत है उसको चूज कर सकते हो। अल्टीमेटली मोटिव ये है कि बाकियों को, अननेसेसरी ऑप्शन को जो गलत है उसको हटाना, ऑप्शन को कम करना हमारा, ठीक है। अब मेरा दूसरा अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो होता है ना, ये टोटल बेस्ड है हमारा क्लास स्ट्रगल के ऊपर। इनका ये कहना था कि देखो सोसाइटी जो होता है ना सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है प्रोड्यूसर, एक होता है वर्कर। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव, मतलब वो चाहता है कि कम से कम पैसे देके उसको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करवाया जा सके वर्कर्स के थ्रू। वर्कर्स क्या चाहता है, कम से कम काम करके ज्यादा ज्यादा पैसे लिया जा सके। तो बाय नेचर जो दोनों का जो मतलब आइडियोलॉजी हो गया या फिर दोनों का जो मतलब थिंकिंग है वो डिफरेंट है बाय नेचर। तो नॉर्मल सा बात है, जब दोनों के थिंकिंग में इतना ज्यादा डिफरेंसेस है तो कभी भी एक साथ आ नहीं सकता है वो, तो हमेशा सोसाइटी के अंदर क्या होगा, हमारा क्लास स्ट्रगल रहेगा, वर्कर्स वर्सेस प्रोड्यूसर या फिर जो वेल्थ हो गया वेल्दी। क्लियर ये चीज? हाँ हाँ अब देखते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं क्या। Marxist historian clearly see the primary contradiction between the interest of the colonial master and the people class struggle। तो क्या था, यहाँ पे मास्टर कौन था, ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे पीपल कौन था, इंडियंस। तो इनका अप्रोच क्या था कि ये मतलब ये जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इनका, और ये शोषित हो रहा है, ये शोषित समाज है, ठीक है। क्लियर है? क्लास स्ट्रगल, क्योंकि दोनों का देखो मोटिव अलग अलग है, इसका मोटिव अलग है, मोटिव अलग है, तो जब मोटिव दोनों का मोटिव अलग होगा तो नेचुरल से उनके बीच क्लास स्ट्रगल होगा ही। तो ये याद रखना, क्लास स्ट्रगल जो पर्टिकुलर वर्ड है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच से रिलेटेड है।
अनलाइक द नेशनलिस्ट दे टेक फुल नोट ऑफ द देखो क्या होता है नेशनलिस्ट में, मैंने क्या बताया था नेशनलिस्ट का मेनली अप्रोच क्या था उनका, ये कहना था कि सोसाइटी के अंदर भले ही हमारा डिफरेंसेस है, तो उन्होंने क्या एक टाइप से ये बोला था कि इंडियन सोसाइटी जो होता है मोर और लेस हमारा यूनाइट है, एक है, ठीक ना, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं हमारे में, हम सब इंडियंस है। लेकिन मार्क्सिस्ट का ये कहना था नहीं, उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस होता है, जो डिवाइडेड होता है ना, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं नेशनलिस्ट मतलब इंडिया इंडियन इंडियन या फिर जो राष्ट्रवादी समथिंग, तो क्या होता है कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी का पर्दा लगा के जो सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बाकी सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, मार्जिनाइज सेक्शन के साथ, उसको हम ढकना चाहते हैं, ठीक ना। क्यों तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, हम नेशन के बारे में सोचो, नेशन के बारे में सोचो, लेकिन नेशन तो लोगों से ही बनता है ना। अगर पर्टिकुलर टाइप के लोगों को तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो, तो फिर नेशन तुम्हारा कहाँ बन पाएगा। लेकिन बात वही होती है कि अल्टीमेटली वो उसका मतलब पर्दा लगा के या फिर उसको ब्लैंकेट लगा के एक टाइप से बाकी जो डिफरेंसेस होता है उसको छुपाना चाहता है। सोसाइटी का जो होता है ना डिवाइडेड या फिर डिस्क्रिमिनेशन डिवाइडेड हो गया, सोसाइटी को छुपाना चाहता है नेशनलिज्म का पर्दा लगा के। तो अल्टीमेटली नेशनलिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस होता है ना उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि आज के टाइम में क्या मानते हैं, हम लोग ये नहीं मानते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स है, जो दलित समाज है, जो XYZ रिलीजन है, कम्युनिटी है, उनका डिमांड्स अलग है, उनका ये अलग है, हम लोग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ क्या मानते हैं भैया नेशन 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 नेशनलिस्ट, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम सब एक है इस टाइप से। लेकिन अंदर में इसका मतलब ये तो नहीं था अंदर में डिफरेंसेस नहीं है, अंदर में डिफरेंसेस है, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम लोग उसको एक टाइप से इग्नोर करते हैं वहां पर। लेकिन क्या होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है, ये सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होता है ना उसको रिकॉग्नाइज करता है, सोसाइटी के अंदर इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है अलग अलग सेक्शन के बीच में उसको रिकॉग्नाइज करता है। तभी तो मार्क्सिस्ट अप्रोच मेनली क्या होता है, जो कम्युनिस्ट होता है ना वो मार्क्सिस्ट अप्रोच से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो अलग अलग डिफरेंसेस होता है उसको लोग रिकॉग्नाइज करता है और प्राइवेट वेल्थ जो होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है, वहाँ पे प्राइवेट वेल्थ करके कुछ नहीं होता है। अगर तुमने 11 का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में तो वहाँ तुमने देखा होगा क्या डेवलपमेंट ऑफ चाइना में लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे लोग दिखाता है क्या कि वहाँ पे कम्यून सिस्टम स्टार्ट हुआ था लैंड का, ठीक है। एक लैंड का जो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता था, लेकिन गवर्नमेंट उस लैंड को इक्वली विलेज या डिवाइड कर देता था, ठीक है। उनको पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता था, लेकिन ओनर गवर्नमेंट ही रहता था, गवर्नमेंट ही होता। तो मेनली डिफरेंस समझ में आया कि नेशनलिस्ट अप्रोच में क्या होता है, सोसाइटी के अंदर जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस होता है ना, डिफरेंट पीपल का जो डिफरेंट नीड्स होता है, अलग अलग ग्रुप का जो अलग अलग नीड्स है उसको वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिस्ट अप्रोच में रिकॉग्नाइज करता है। अनलाइक द नेशनलिस्ट दे टेक फुल नोट of the inner contradictions between the different section of the people in the Indian society. Clear? Clear. They see the national movement as a structured bourgeois movement. इसका मतलब क्या होता है मिडिल क्लास मूवमेंट, ठीक ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक ऐसा मूवमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली वही देखो सिंपल सा बात है ना, जो सोसाइटी का जो लोअर क्लास है, ठीक, उनका जरूरत क्या है, ज्यादातर जो उनका राइट्स है मतलब डिमांड होता है क्या होता है, भैया मेरे को अच्छे से 2 वक्त का खाना मिल जाए, ठीक, एग्जाम्पल सबसे पहले वो होता है, तो फिर एक रहने के लिए घर मिल जाए, ठीक, बेसिक नीड होता है, मतलब इकोनॉमिक नीड उनका डिमांड होता है, ठीक ना, कि मेरे को इकोनॉमिक में एम्पावरमेंट हो। क्लियर है? लेकिन जो मिडिल क्लास है जिनका ऑलरेडी फाइनेंशियली मतलब वो वेल ऑफ है, उनका डिमांड क्या होता है, पॉलिटिकल राइट्स, भैया मेरे को इक्वल मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले, राइट टू वोट मिले, राइट टू ये मिले। लेकिन लोअर क्लास के लिए क्या होता है, लोअर क्लास के लिए क्या होता है, भैया खाने पीने को मिल जाए, बेसिक नेसेसिटीज का। हाँ, बेसिक नेसेसिटीज का। तो वही हम लोग देखते हैं, तो इन लोग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक टाइप से कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का मूवमेंट था, क्योंकि वहां पे जो ये बेसिक नीड वाला जो क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं गायब था, ठीक। हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म का बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, ठीक, इस टाइप का रिफॉर्म हो गया, इंपावरमेंट ऑफ पीपल हो गया, इक्वल तुम्हारा मतलब वेजेस या इक्वल सैलरी, इस टाइप का बात नहीं हो रहा था। तो इसलिए मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है, वो लोग क्या इसको क्या देखते हैं, मिडिल क्लास मूवमेंट देखता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो लोअर मिडिल क्लास मतलब लोअर क्लास ऑफ पीपल उनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गायब था। See the nationalist movement as a structured bourgeois movement. If not the bourgeois movement, it misses its open-ended and all-class character. अगर वो मिडिल क्लास मूवमेंट नहीं भी था तब भी ये ओपन एंडेड नहीं था, कहीं ना कहीं क्लोज एंडेड था, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एजुकेटेड थे और जो थोड़ा वेल ऑफ थे वही कहीं ना कहीं मतलब आगे थे फ्रीडम फाइटिंग में। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस था या उन्हीं का नीड आगे था, जो बेसिक क्वेश्चन था जो ज्यादातर लोगों को इम्पैक्ट करता था वो कहीं ना कहीं गायब था। तो इसलिए ओपन एंडेड नहीं था, एक क्लोज एंडेड था, ठीक, और ये ऑल क्लास कैरेक्टर भी नहीं था। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? हाँ। तभी तो देखो ये चीज अगर क्लियर हो गया ना, तो अगर ये चीज अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे एक चीज और तुम समझ सकती हो क्या, ये जो तुम्हारा जो क्लोज कैरेक्टर जो था ना मूवमेंट का, ये गांधी के आने का कैसे चेंज हुआ।
गांधी के आसपास क्या था, वो लोग पॉलिटिकल डिमांड का बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन गांधी के आने के बाद क्या हुआ, उसने डिमांड किया चंपारण में जाके कि भैया इंडिगो के ऊपर ये हो रहा है, उसको हटाओ। सॉल्ट सत्याग्रह, क्यों? क्योंकि सॉल्ट लोगों को जोड़ता होता है, हर लोग चाहे मतलब पुअर से पुअर होगा उसको लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपर मिडिल क्लास हो गया, ठीक ना, जिनके लिए पहले पॉलिटिकल राइट्स का जो डिमांड करे थे, उनके लिए सॉल्ट कोई बड़ा इशू नहीं है। 100 रुपए में बिके तो आ जाकर खरीद लेगा, वो 1000 में बिके तब भी खरीद लेगा। लेकिन जो हाँ लोअर क्लास ऑफ पीपल, उनके लिए सॉल्ट अगर महंगा होता है या फिर उनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा इशू था। तो वो उनके ज्यादा करीब था, वो उनको जोड़ रहा था उस मूवमेंट से। फिर उन्होंने वर्कर्स को लाया, मतलब इसके अंदर, मतलब फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। फिर इंडस्ट्री, मतलब जो हमारा वर्कर्स के साथ क्या कहते हैं कि वुमेन्स को लाया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, क्योंकि पहले उतना नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, फार्मर्स को लाया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी हम लोग देखेंगे, और जब गांधीयन अप्रोच करेंगे हम लोग वहां पे, तो ये चीज क्लियर हुआ ना। ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच मेनली क्या था, ये मिडिल क्लास मूवमेंट देखता था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक। अगर मिडिल क्लास नहीं भी था तब भी ये ओपन इंडेड तो नहीं था, और इसमें सभी क्लास तो इन्वॉल्व नहीं थे। क्लियर है, मतलब इसका जो बेस था वो नैरो था, बहुत लिमिटेड था। यहाँ तक क्लियर? चलो, अब एक है मेरा यस अप्रोच, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनका ये जो, हाँ, ये जो नेशनलिज्म को है ना एज एक्सप्लॉइटेटिव मानते थे। मैंने बोला कि नेशनलिज्म का चादर और सोसाइटी के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको छुपाता है। तो इनका ये कहना था कि नेशनलिज्म जो है अपने आप में बहुत एक्सप्लॉइटेटिव थ्योरी है मेरा, ठीक, क्योंकि ये कास्ट, जेंडर और रीजन के नाम पे जो ये चीज होता है डिस्क्रिमिनेशन का सोसाइटी को, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। They believe that the Indian people were never united in common anti-imperialist struggle. इनका ये कहना है कि इंडियन पीपल जो थे ना, वो कभी भी यूनाइटेड नहीं थे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। सबका अलग अलग कुछ ना अलग अलग मोटिव था, हर ग्रुप का अपना अलग अलग। They believe that the Indian people were never united in a common anti-imperialist struggle. That there were no such entity as the Indian national movement. मतलब वो लोग कभी भी यूनाइटेड नहीं थे, सबका ग्रुप का अलग अलग डिमांड के लिए वो लोग लड़ रहे थे। तो इसलिए इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट कहना बिल्कुल गलत होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का कुछ नहीं था। क्लियर हुआ क्या हुआ ये? हेलो हेलो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ गॉट इट। समझ में आया ना। तो इनका ये कहना था कि जो मतलब हमारे हाँ नहीं था, क्योंकि इंडिया इतना डिवाइडेड है कंट्री तुम्हारा, ठीक ना। भले आपने नेशनलिस्ट का चादर उड़ा के, ब्लैंकेट उड़ा के उसको आप यूनाइट करने का बात बोल रहे हो, लेकिन इन द सेंस वो इतना हाँ इंटीग्रेटेड या डिवाइडेड है कि वो कभी भी मतलब यूनाइट था ही नहीं कभी भी। मतलब जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल हमारा हुआ ना, उसके अंदर सबने यूनाइट होकर नहीं लड़ा था। उधर अपना जैसे एग्जांपल आरएसएस का अलग ब्रांच था वो, ठीक ना, हिंदू सभा का अलग था, कांग्रेस अलग था, मुस्लिम अलग था, ऐसे भी रीजनल लेवल पे बहुत सारी पार्टियों के, मद्रास में अलग था, मद्रास महाजन सभा हो गया, ठीक ना, पेयार का अलग पार्टी था, उधर पंजाब में अलग था। तो मतलब सब ने कॉमन कॉमन एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल ये नहीं था। इसलिए इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट करके इसलिए कुछ होता नहीं, इंडियन नेशनल मूवमेंट इसको नहीं कह सकते हैं हम लोग। क्लियर? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ दे रहा है। Entire tradition of Indian historiography has an elitist bias and the role of common masses has been neglected. इनका ये कहना था जो पूरा हमारा जो इंडियन हिस्टोग्राफी है ना पूरा, वो क्या है, कहीं ना कहीं जो अपर क्लास है ना उसको लेके बायस है, इलिट है, जिसके अंदर कॉमन मासेस का जो रोल है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया, या उसके बारे में लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, या फिर हमें पढ़ाया नहीं जाता है। ज्यादा फोकस कर रहा है रोल ऑफ अपर क्लास के ऊपर, उनका कंट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन जो कॉमन मासेस का रोल होता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं। इज इट क्लियर? इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं। एक होता है मैं कॉमनिस्ट अप्रोच, नाम से पता चल रहा है क्या, हिस्टोरियन ऑफ दिस स्कूल रिलाइंग कंप्लीटली ऑन द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। अब देखो, जब ब्रिटिश इंडिया में आए ना तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ना एक अप्रोच अडॉप्ट किया। क्या उन्होंने जो एंशिएंट इंडिया था उसको टाइम पीरियड ऑफ हिंदू रूलर माना, मेडिएवल को टाइम पीरियड ऑफ मुस्लिम रूलर माना, ठीक है, और ब्रिटिश वाले को उसने ब्रिटिश माना, या फिर जो क्रिश्चियन मान लो जो बोलो। तो मेनली क्या है, इसने इस डिवाइड ने क्या किया, कहीं ना कहीं कम्युनिज्म का जो फीलिंग होता है उसको बढ़ावा दिया। तो वही अब द मेडिएवल इंडिया एंड कॉलोनियल एरा टेक्स्ट बुक, historians of this school relying completely on the colonial historiography of medieval India and colonial era textbook viewed Hindus and Muslims as a permanent hostile group whose interests were mutually different.
इसने ये माना कि हिंदू और मुस्लिम जो होता है इंडिया के अंदर दोनों अलग अलग है, ठीक, दोनों मतलब उनका उनके पीछे म्यूचुअली डिफरेंसेस है, ठीक। म्यूचुअल डिफरेंसेस का काम क्या होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में मतलब हॉस्टाइल ग्रुप्स है, तो कभी भी यूनाइट होकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब जैसे हमने देखा था ना मार्क्सिस्ट अप्रोच में, क्या जो एक प्रोड्यूसर हो गया मेरा, ओनर हो गया, और जो वर्कर्स हो गया, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, इसलिए कभी भी यूनाइट होकर नहीं रह सकते, उनके बीच क्लास स्ट्रगल होना ही होगा। हम्म, तो इसलिए हाँ इस हाँ कम्युनिस्ट अप्रोच का ये कह रहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं ना, उनका बेसिक जो मतलब एक टाइप से इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों हॉस्टाइल ग्रुप है, कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा। दिस अल्टीमेटली डेवलप्ड, इसके कारण क्या हुआ, इस अप्रोच के कारण क्या डेवलप हुआ हमारा, अल्टीमेटली डेवलप म्यूचुअल हेट्रेड अमंग दीज ग्रुप्स। इसलिए क्या इनके बीच म्यूचुअल हेट्रेड हुआ, जैसे जब ये मतलब अप्रोच आया, ऑफ्टन रिजल्टिंग इन कम्युनल राइट्स इन एट द एंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जैसे जब पार्टीशन पास आता गया, ये जो थ्योरी था, ये अप्रोच था हिस्ट्री को देखने का हमारा, और ज्यादा लोगों के अंदर मतलब इन्फ्लुएंस करते गया, आज भी ये कर रहा है, मतलब कर रहा जो भी है। तो उसी कारण क्या हुआ कि हमारा इसलिए ज्यादातर लोग कम्युनल राइट्स हुआ हमारे कंट्री के अंदर। इज इट क्लियर? यस होता कैम्ब्रिज स्कूल, इसका ये कहना है, इंडियन नेशनलिस्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इंडियंस देमसेल्फ फॉर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अब देखो कैम्ब्रिज स्कूल का अलग ही कहना है, इनका ये कहना है ना कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जिसे मान लिया जाए ये मान लो एक कॉलेज है, ठीक ना, कॉलेज में एक बहुत ही न्यू एडमिशन हुआ एक लड़की का, ठीक, एक लड़की आई है। अब नेचुरल सा बात है, होता क्या है, जब भी क्लास में कोई न्यू एडमिशन होता है खास गर्ल्स का, तो क्लास के बॉयज क्या करते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, उनके पीछे कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, क्लियर है, जिससे कि उसके नजर में अच्छा बन सके या उससे बेनिफिट ले सके, क्लियर। तो कैम्ब्रिज स्कूल का यही कह रहा था कि जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था ना, वो अल्टीमेटली फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, वो ये एक टाइप से कंपटीशन था इंडिया का अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए ब्रिटिशर्स। इज इट क्लियर? यस द एग्जांपल वाज हिलेरियस बट ओके हाँ नहीं, कॉमन एग्जांपल देना पड़ता है ना, जो सच्चाई है वही बता। हाँ इंडियन ओके नेशनल एज Indian nationalism as a product of conflict among the Indians themselves for getting the benefit from the British rulers. Clear? मेरे को लगता है एग्जाम्पल के बाद ये लाइन पढ़ना नहीं चाहिए मेरे को, क्लियर हो ही गया। The leaders of the national movement were inspired by material benefit, मतलब वही है कि उनका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में, खुद मतलब जो नेशनलिस्ट लीडर थे, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनके बीच में खुद ही कॉन्फ्लिक्ट था। कभी तो हिंदू महासभा कांग्रेस को मतलब वो ब्लेम कर रहा है, कभी कांग्रेस को ब्लेम कर रहा है, ये उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, जिससे कि ब्रिटिश की नजर में अच्छा बन पाए, और वो पावर स्ट्रगल में पावर उसको मिल पाते और मटेरियल बेनिफिट उसको मिल सके। क्लियर है? क्लियर? हेलो? हाँ हाँ सॉरी सॉरी अरे यार ये अनम्यूट हो रहा है ठीक है हाँ ठीक है। एक होता है लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन, क्या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज was not beneficial to the British people as a whole। इनका ये कहना था, लिबरल वाला मतलब ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर रूल करके ब्रिटिश को कुछ फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली जो अल्टीमेट देखो, जैसे ये ब्रिटेन रहा, ठीक, ब्रिटेन का एक छोटा सा कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आके इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया पर रूल किया ब्रिटेन ने तो उसको उससे ब्रिटेन को फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के लोगों को फायदा नहीं हुआ, पूरा ब्रिटेन के लोगों को फायदा नहीं हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली एक कंपनी या फिर गवर्नमेंट को फायदा हुआ, लोगों को फायदा नहीं हुआ ब्रिटेन के। समझ में आया? अब मैं बताता हूँ, फिर वही ग्रेस मार्क में आ जाओ। मान लिया जाए, ठीक ना, मान लिया जाए ये मैं सॉल्ट से हूँ, ठीक, ग्रेस पार्क है ये, ठीक है, मैंने मान दोस्त को ले जाके ग्रेस पार्क के एरिया पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ओके अब इससे फायदा किसका हो रहा है? सॉल्ट का फायदा हो रहा है। हाँ हाउ इज इट पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अगर मान लो मैं सॉल्ट लेक में रहता हूँ, मैंने कुछ लोगों को ले जाके अपने ग्रुप बना के जाके ग्रीस पार्क के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक ना, तो क्या उससे पूरे सॉल्ट लेक के लोगों का फायदा हो रहा है?
नहीं, पूरे सॉल्ट लेक के लोगों को कैसे फायदा होगा? एग्जैक्टली तो यहाँ पर वही चीज है क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज वाज नॉट बेनिफिशियल टू द ब्रिटिश पीपल एज अ होल। अब समझ में आया यह चीज, मतलब कॉलोनीज बनाने से या फिर इकोनॉमिक कॉलोनीज बना के जो वो पूरा ब्रिटिश पीपल के लिए मतलब वो बेनिफिशियल नहीं था। जैसे इस केस में क्या पूरा सॉल्ट लेक वालों को तो फायदा नहीं मिल रहा है ना उस चीज का, पर्टिकुलरली मेरा जो ग्रुप उसको फायदा मिल रहा है। क्लियर? हेलो? हाँ क्लियर तो? यस। ठीक है चलो। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज गुड इन द कॉलोनियल वर्ल्ड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज। अब देखो इनका ये अब ये तो समझ में आ गया ना कि वो लोग का ये कहना था कि जो मतलब फायदा मिल रहा है ब्रिटिश का फायदा नहीं मिल रहा है। इसका एक लॉजिक उन्होंने दिया था क्या कि देखो जो इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन के अंदर करना था वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडिया में जाके रेलवे, प्लांटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा में किया। तो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, जो ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्टमेंट होना था वो कम हुआ, वहाँ के लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम हुआ, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा, XYZ थिंग। Availability of market for British industrial goods in the colony world and capital investment in overseas market might have actually discouraged domestic investment and delayed the development of the new industry in Britain. अब देखो मेनली क्या था, उन्होंने प्रोड्यूसिंग किसके लिए स्टार्ट किया करना, कॉलोनीज के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, वो जाके प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया इंडिया में आके, रेलवे के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, शिपिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया, प्लांटेशन बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो अल्टीमेटली क्या, वो कैपिटल वो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर मान लो कॉलोनीज नहीं होता तो वो लोग कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करते, अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते तो जिन्हें कारण अपने कंट्री में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर मान लो कॉलोनीज में इन्वेस्ट नहीं होता, कॉलोनीज नहीं होता उनके अंदर में, तो कैपिटल अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर, अगर वो वहां पे इन्वेस्ट होता तो वहां पे न्यू इंडस्ट्रीज बनता, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आता, ठीक है, वहां पे डोमेस्टिक डेवलपमेंट होता। क्लियर? क्लियर? yes. लिबरल वाला को ही कहना था भैया सबका फायदा नहीं हुआ है, कुछ लोगों का फायदा हुआ था ब्रिटिश, कुछ लोगों का, हाँ। इसीलिए ब्लेम करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्लेम करो, मतलब ब्रिटिशर्स को ब्लेम मत करो। अब ये मत करो कि बेन स्टोक इंडिया में खेलने आया, बेन स्टोक या जोरूट खेलने में आया तो उसको दिखा रहे हो नहीं दुगना लगा लेंगे हरा के, भैया उसका कुछ गलती नहीं है। तो इसलिए सब ब्रिटिशर्स का नहीं था रोल, सबको फायदा नहीं हुआ, कुछ लोगों को फायदा हुआ। अब एक और अलग फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, तो नाम से पता चलता है क्या, इन्होंने पूरा हिस्ट्री को क्या देखा, वुमेन्स के नजरिया से देखा कि मतलब टाइम में कितना वुमेन्स के पास राइट था, नहीं था। The shift in terms of the writing of the women history began with the women's movement in 1970। उसके पहले क्या था, वुमेन्स हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को एज अ वुमेन का नजरिया से नहीं देखा जाता था, लेकिन 1970s के बाद जब जैसे जैसे इंडिया के अंदर वुमेन्स स्ट्रगल या फिर वुमेन राइट्स को लेके मूवमेंट्स होना स्टार्ट हुआ, तो हिस्ट्री को फिर नए नजरिया से देखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो एनालाइज ऑफ द वे इन विच कॉलोनियल स्ट्रक्चर सच एज लीगल स्ट्रक्चर अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ। तो देखना ये स्टार्ट किया कॉलोनीज के अंदर कैसे कैसे उन्होंने जो लीगल रूल्स बनाया, ठीक, उसके कारण वुमेन्स के लाइफ में स्टाइल में चेंज आया, ठीक ना। तो वुमेन्स वल्नरेबिलिटी ड्यू टू द डिनायल ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, उनका डिनायल था प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के ऊपर, इसके कारण उनका जो वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि टोटली डिपेंड हो जाता था मेल के ऊपर, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी राइट होता नहीं था, ठीक है, हेरिटेज राइट होता नहीं था, इसीलिए। बट ऑन अदर साइड में क्या है कि ब्रिटिश ने सती को बैंड किया, तो उसके कारण उनको थोड़ा इंपावरमेंट आया। उसके बाद फीमेल इंटेंसिफाइड को बैंड किया था उन्होंने, जो होता है ना कि मतलब गर्भ के अंदर जो बच्चों मारा जाता है उसको बैंड किया था ब्रिटिश ने, ठीक है। फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस बैंड किया था उसने ब्रिटिश ने। फिर उसके बाद एक 1929 के आसपास एक आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में क्या था, जो मैरिज एज था ना पहले था 12 साल, उसको बढ़ा के 14 साल किया गया लड़कियों का। तो जो बाल विवाह पे कंट्रोल आया है या फिर मतलब बाल विवाह के अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट वो ब्रिटिश के आने के बाद ही हुआ, वरना हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड था वो चीज। तो लेकिन ये भी चीज लोगों को पसंद नहीं आया, तो ये भी एक रीजन था कि लोगों ने उसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट किया था, लाइक धर्म खतरे में बोल के, ठीक है। हाँ, वुमेन्स वॉलंटी हो गया। हाउ लॉज शेप जेंडर रिलेशन, लॉ ने कैसे जेंडर रिलेशन को चेंज किया। जैसे एग्जांपल, पहले क्या था कि सती का सिस्टम था, ठीक है, तो मेल सब मिलके मतलब एग्जांपल वो होता था, लेकिन अब क्या हुआ, जेंडर रिलेशन चेंज हुआ। पहले क्या था, टोटल डिपेंडेंट था, मेल के साथ ही फीमेल का लाइफ हो रहा है, मेल खत्म तो फीमेल का लाइफ खत्म। वैसा नहीं हुआ, सती का तो चेंज हुआ क्या कि मेल के जाने के बाद भी वो औरत जिंदा रह सकती है, ठीक। विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने बनाया,
ठीक, उसके कारण क्या हुआ कि मेनली जेंडर रिलेशन चेंज हुआ क्या कि पहले सिर्फ वुमेन और मेन के बीच में एक रिलेशन था, लेकिन उसके डेथ के बाद अब क्या होना स्टार्ट हो गया, वीडियो दूसरा मैरिज भी कर सकती है हमारा। ठीक, फिर हमारा फिर जो प्रॉपर्टी का राइट थोड़ा मिला हमारा, उसका मेनली क्या है, फिर शारदा एक्ट के थ्रू क्या हुआ, उसका मैरिज का एज चेंज हुआ। ठीक है, तो वो सब तो जेंडर रिलेशन कैसे चेंज हुआ ब्रिटिश के रूल के अंदर, वो सब बारे में देखते हैं कि उसके अंदर फीमेल का कैसा कंडीशन था, वो था। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है, चलो अब समरी देख लेते हैं चैप्टर का, कंक्लूजन एक टाइप से। ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखा, अलग अलग अप्रोचेस देखने का तरीका, इंसिडेंट वही होता है बट नजरिया चेंज हो जाता है, अप्रोचेस अलग अलग। कॉलोनियल अप्रोच में हमने क्या देखा था कि भैया इंडिया में हमको आके हमने इंडिया का भला किया, इंडिया वाले में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, इंडिया के अंदर लोग अनसिविलाइज थे, अनकल्चर्ड थे। ठीक है, हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम है बहुत अच्छा है, ठीक, हम लोग यहाँ पे इनका भला करने आए, व्हाइट मैन्स बर्डन, इस टाइप का अप्रोच था। नेशनलिस्ट में क्या था, भैया हम सब यूनाइटेड है, और ब्रिटिश के आने के पहले भी हमारा जो भारत था बहुत सुनहरा था, सोने की चिड़िया था, ठीक ना, मतलब बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इस टाइप से चीजें। हम यूनाइट लोग हैं, ब्रिटिश ने आके हम लोग को डिवाइड किया, एक्स वाई जेड थी। मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या था भैया, बाय नेचर सोसाइटी जो है डिवाइडेड है हमारा, बाय नेचर सोसाइटी हमारा डिवाइडेड है, इसलिए वो कभी यूनाइट हो नहीं सकता है, और उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जबकि नेशनलिस्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ हाँ सबल्टरिज्म में क्या देखा था, इसमें ये देखा था कि जो हमारा टोटल जो स्ट्रगल है हमारा फ्रीडम का, वो क्या था, मतलब हाई मतलब मिडिल क्लास को लेके या फिर जो इलिट क्लास है उसको लेके बायस है, और जो कॉमन मासेस का जो रोल है कहीं ना कहीं वहाँ मिसिंग है, उसको नेगलेक्ट किया गया है। क्लियर? कॉमनिस्ट हाँ अप्रोच, हाँ कॉमनिस्ट अप्रोच में हमने क्या देखा था कि सोसाइटी जो होता है रिलीजन के नाम पे डिवाइडेड है, और सब अलग अलग इंटरेस्ट है, इसलिए वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, उनके बीच में स्ट्रगल होगा ही होगा। ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल में हमने क्या देखा था, सिंपली वही कि हाँ बेनिफिट लेने वाला, ठीक ना, मतलब उनको मतलब इम्प्रेस करके बेनिफिट लेने वाला, उसके चक्कर में क्या आपस में, हाँ हाँ materialistic benefits हाँ, फॉर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर या ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक ना, तो इसीलिए हाँ उनका कंपटीशन था, जैसे घर में होता है ना, पापा के नजर में अच्छा बनना, उनसे अच्छा गिफ्ट चाहिए, तो पढ़ाई में कंपटीशन होता है या फिर बिहेवियर कंपटीशन होता है, तो आपस में भाई भाई भाई। अब वैसे वो वाला एग्जाम्पल याद रखना, हो ही जाएगा, कॉलेज में नहीं आई है तो उसमें इन्वेस्ट करने की। तो लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ था, हमने क्या देखा था वहाँ में कि भैया कि सब ब्रिटिश सबके लिए नहीं था फायदा का चीज, सभी ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ को हुआ था, बस वही है, नॉट बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन। इसी कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट होना था, न्यू इंडस्ट्रीज होना था, वो हमारा नहीं हो पाया। क्लियर? फिर फेमिनिस्ट में हमने क्या देखा था कि टोटल ऑल ओवर जो हिस्ट्री था उसके अंदर कैसे पता फीमेल का जो सोशल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिकल स्टेटस था, वो कैसे इम्पैक्ट हुआ अलग अलग रूल्स के थ्रू, वो सब क्लियर है। हाँ 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 तो हियर हमारा पहला क्लास खत्म हो गया, तो थैंक यू। कल हमारा दूसरा क्लास है, तो आज इस पीडीएफ को आप पढ़ लेना, ठीक ना। तो जहाँ तक मेरे को हाँ लगता हाँ नहीं चाहिए, बट अगर जैसा भी होता भी है तो कल स्टार्टिंग का हर क्लास के पहला का 5 मिनट, लास्ट डे जो हमने पढ़ा है ना, उसको एक शॉर्ट revision समरी में रिवाइज करने के तौर पर हम यूज करेंगे, ठीक है। all right तो आई होप नेक्स्ट डे कम्स विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। yes ठीक है, मैं tomorrow चाहता ना हूँ, हाँ टुमारो, मैं चाहता हूँ हर क्लास में क्वेश्चन लेके आओ, हाँ ओके मेरा खुद का ही फायदा होगा। चलिए ठीक है, चलो फिर ओके बाय। अच्छा हेलो, थैंक यू हाँ बोलो अच्छा सुनो सुनो, यहाँ की ये पहला क्लास था और ये पहला पीडीएफ था, ठीक ना, तो इसलिए इसको हाँ अपलोड करूंगा, सिर्फ पहला वाला अपलोड करूंगा, ठीक, बिकॉज ऑफ प्रमोशन पर्पज, सबका अपलोड नहीं करूंगा, अगर सबका अपलोड करूंगा तो फायदा क्या हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके पहले हाँ बता हाँ दिया, बिकॉज फिर ये हाँ ना लगे कि हाँ 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 ठीक ठीक है ठीक है फर्स्ट ठीक है क्लास चलो, ठीक है चलो ओके बाय।